पिछले क्लास में हम लोग प्रतिशत का काम हम लोग कर रहे थे और प्रश्न संख्या 80 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 81 से आगे करेंगे। आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग प्रश्न पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और तब सॉल्यूशन पे देखिए कैसे करते हैं। पढ़िए 81 नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। शेष बचे घोल में लवण के प्रतिशत निकालना है। हमको क्या निकालना है? प्रतिशत लवण की मात्रा। क्या निकालना है? प्रतिशत लवण की मात्रा। तो हमें क्या करना होगा? लवण की मात्रा बट्टा टोटल मिश्रण गुना 100 करना होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शेष घोल में लवण की मात्रा आखिर है कितना, वो हम जानने का कोशिश करते हैं। टोटल गौर कीजिएगा 12 लीटर घोल है। घोल कितना है? टोटल 12 लीटर। तो 12 लीटर घोल में कहा 7% लवण है। कितना लवण है? 7%, यानी 12 का 7% इतना लवण है। ठीक है, लवण की मात्रा इतना है 12 लीटर में। कहा गया है कि उबाल करके 4 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिए हैं। 12 लीटर घोल में से 4 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिए हैं, तो शेष बचा घोल कितना? शेष घोल बचा मात्र 8 लीटर। शेष घोल कितना बचा है? 8 लीटर, यानी कि टोटल लवण की मात्रा इतना है। कितना लीटर में? 8 लीटर में। तो 100 लीटर में कितना होगा? देखिए, पानी को वाष्पीकृत किया गया है तो लवण की मात्रा ज्यों का त्यों रहेगा। लवण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लवण की मात्रा पहले जितना था 12 लीटर में, पानी को वाष्पीकृत करने के बाद भी लवण की मात्रा उतना ही रहेगा। तो 12 का 7% ये लवण की मात्रा दर्शाता है। 4 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिए हैं तो शेष घोल की मात्रा टोटल बच गया 8 लीटर, यानी लवण की मात्रा इतना है टोटल 8 लीटर मिश्रण में। तो 100 में कितना होगा? अब इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये परसेंटेज बट्टा में 100 आएगा, तो इससे ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 2 चौका 8, 3 चौका 12, यानी 21/2। 21/2। 21/2 का मतलब हो गया 10.5%। कितना फिर? 10.5% क्या होगा? लवण की मात्रा होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। मिला लीजिएगा। कोई डाउट समझने में? जहां डाउट हो एक बार फिर से वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन। पढ़िए आप लोग क्या करते हैं। प्रश्न है कि 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल की सांद्रता 30% रह जाए। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, 9 लीटर द्रव है, ठीक है, इसमें 50% अम्ल है। कितना है अम्ल की मात्रा? 50%। 9 लीटर में 50% अम्ल है, तो शेष 50% क्या होगा? उसमें पानी होगा, यानी 9 का 50% ये क्या दर्शाता है? पानी की मात्रा। ये क्या दर्शाता है? पानी की मात्रा। 9 लीटर में 50% अम्ल, तो शेष 50% पानी। आगे फिर कहा इसमें कितना पानी मिलाया जाए। हम मान लेते हैं कि x लीटर पानी इसमें मिला दिए हैं। तो पहले तो पानी की मात्रा इतना था, जब x लीटर मिलाएंगे तो टोटल पानी की मात्रा हो जाएगा इतना। आगे कहा गया है अम्ल की सांद्रता 30% रह जाए, यानी कि जब हम पानी मिलाएंगे तो टोटल अम्ल की मात्रा कितना रहेगा? टोटल अम्ल की मात्रा 30% होगा, तो पानी कितना बचेगा? 70%, यानी जितना मिश्रण है उसका 70% पानी होगा। यानी कि 9 लीटर मिश्रण ये है और x लीटर जो पानी मिलाए हैं ये, टोटल मिश्रण हो गया 9 + x,
यानी कि ये टोटल मिश्रण का 70% पानी की मात्रा होगा। ये दर्शाता है मिश्रण में पानी की मात्रा, और ये भी दर्शाता है मिश्रण में टोटल पानी की मात्रा, दोनों होगा इक्वल। अब यहां से हम x का वैल्यू मालूम कर लेते हैं। 9 का 50%, 9 का 70% इधर आ जाएगा। 9 का 50/100 और ये इधर आके घटेगा 9 का 70/100 बराबर 70x/100। ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये होगा कितना, 9×5 = 45 यानी 450/100, 9×7 = 63/100। ये हो गया 100x में 70x घटेगा, 30x बटा माइनस में आएगा 100। ये घटेगा तो 0, 13 में से 5 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 5 में से 4 घटेगा 1 बट्टा में 100, और इधर माइनस, सॉरी इधर माइनस होगा घटा करके, माइनस 30x/100। 100 से 100 घटेगा, माइनस माइनस घटेगा 30 छक, यानी x बराबर कितना, 6 लीटर। यानी कि जो हम पानी की मात्रा मिलाए हैं मिश्रण में वो कितना होगा, तो 6 लीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। देखिएगा हमने यहाँ पे पानी की मात्रा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा डाला जा रहा है। ध्यान रखिएगा जिस चीज में मिश्रण को मिलाया जाएगा, मान लीजिए पानी मिलाएगा तो पानी में हम मिश्रण को कनेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए अम्ल मिलाता तो हम अम्ल लेकर के पूरा सोल्यूशन करते, लेकिन यहाँ पे ये भी पानी की मात्रा टोटल दर्शाता है, ये भी पानी की मात्रा दर्शाता है। जो चीज मिलाएगा उसी रूप में हम समीकरण को बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे पानी मिलाया गया है इसलिए पानी के रूप में पूरा समीकरण को सेट किए। अगर अम्ल मिलाता तो अम्ल के रूप में पूरा समीकरण को हम सेट करते। इस तरह का क्वेश्चन और भी हम पढ़ेंगे आगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, एग्जाम में काफी सब पूछा जाता है बार बार, इसलिए अच्छी तरह से सब कुछ समझिए, रिवीजन करिए, इसको एक बार दो बार देखने का प्रयास कीजिए, जहां दिक्कत होगा दोबारा समझने का कोशिश कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर का प्रश्न करते हैं। प्रश्न को पहले आप लोग पढ़िए और खुद पहले बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे बनता है तो बना लीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन को देखिए। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, मतलब कि 300 ग्राम मिश्रण है। कितना है मिश्रण, 300 ग्राम मिश्रण है, क्या चीज का, और चीनी और पानी का है। तो कहा इसमें 40% चीनी है, ठीक है। इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाएं, देखिए यहाँ पे मिलाया जा रहा है चीनी, तो हम पूरे समीकरण को चीनी के रूप में सेट करते हैं। यहाँ कितना मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, चीनी। कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए, तो हम मान लेते हैं कि x ग्राम चीनी मिला दिए, ठीक है। 40% चीनी है, 300 ग्राम में 40% चीनी है, तो चीनी की मात्रा टोटल होगा कितना, तो 300 का 40%। ये दर्शाता है चीनी की मात्रा। x ग्राम चीनी और मिला दिए हैं तो टोटल चीनी की मात्रा हो गया इतना। टोटल मिश्रण बनेगा कितना, 300 ग्राम ये और x ग्राम और देंगे तो टोटल मिश्रण हो जाएगा ये। अब ये टोटल मिश्रण जो इतना है, इसमें कहा क्या कि 50% चीनी हो, यानी कि इसका 50% ये भी चीनी की मात्रा दर्शाता है और ये भी चीनी की मात्रा ही दर्शाता है, तो दोनों होगा इक्वल। ये भी टोटल चीनी की मात्रा और ये भी टोटल चीनी की मात्रा। अब यहां से हम x का वैल्यू मालूम कर लेते हैं, कैसे होगा, हल करिए इसको। 300 का 40/100 प्लस x इक्वल टू, ये हो गया 300 का 50/100 प्लस 50x/100। 100 से कटेगा ये, 4 तिया 12, 120 प्लस x, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 50, 5 तिया 15, x/2। इधर आके ये घटेगा तो 150 में से 120 घट जाएगा, माइनस 30, ये प्लस x रहेगा तो माइनस x, यानी x/2 होगा। माइनस माइनस कटेगा, x बराबर 30 दूना 60 ग्राम, यानी कि जो चीनी की मात्रा मिलाया जाएगा वो होगा क्या, कितना, तो 60 ग्राम होगा। ऑप्शन सी में मिल रहा है, आंसर होगा विकल्प सी।
चलिए 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है इसमें। चौरासी नंबर का प्रश्न आपसे बन भी सकता है, पहले ट्राई कीजिए आपसे बनता है कि नहीं। बन रहा है तो बना लीजिए, बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन से मिला लीजिए आपका सही होता है या गलत। 84 में क्या कर रहा है गौर कीजिएगा। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिएगा 3 लीटर है घोल, ठीक है, इसमें कहा 40% क्या है, चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। गौर कीजिएगा 3 लीटर मिश्रण है, ठीक है, 40% इसमें चीनी है, तो चीनी की मात्रा होगा कितना, तो इतना होगा, 3 का 40%। ये दर्शाता है चीनी की मात्रा। इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिए हैं, 1 लीटर पानी मिलाए हैं, तो टोटल मिश्रण होगा कितना। 3 लीटर मिश्रण तो पहले था, 1 लीटर मिश्रण और 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो टोटल मिश्रण होगा 4 लीटर। टोटल मिश्रण कितना होगा, तो 4 लीटर होगा। तो चीनी की मात्रा जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि चीनी की मात्रा से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। चीनी की मात्रा जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। यहाँ पे मिलाया जा रहा है सिर्फ पानी, पानी मिला दिए हैं 1 लीटर। 3 लीटर मिश्रण था, उसमें 40% चीनी था, 1 लीटर और पानी मिला दिए हैं, तो टोटल मिश्रण हो गया कितना, 4 लीटर। यानी कि चीनी की मात्रा इतना है टोटल 4 लीटर में, चीनी की मात्रा इतना है टोटल 4 लीटर में, तो 100 लीटर में कितना होगा। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो यही दर्शाएगा परसेंटेज चीनी की मात्रा। परसेंटेज चीनी की मात्रा, परसेंटेज से 100 कटेगा, 4 दहे 40, 10 दिया 30% होगा चीनी की मात्रा, जो ऑप्शन सी में मिलता है। प्रश्न नंबर 85 गौर कीजिएगा। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। हमें निकालना है शेष घोल में प्रतिशत चीनी की मात्रा, परसेंटेज चीनी की मात्रा। तो गौर कीजिएगा 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, तो चीनी की मात्रा है कितना, इतना। घोल को जब गर्म किया है तो 2 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ गया। टोटल 12 लीटर मिश्रण है, ठीक है, और जब इसको गर्म किए हैं तो 2 लीटर पानी उड़ गया वाष्प के रूप में, तो शेष कितना बचेगा घोल। 12 लीटर में से 2 लीटर उड़ गया है, तो शेष घोल बचेगा 10 लीटर। यानी कि चीनी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, चीनी की मात्रा पहले भी उतना था और वाष्पीकृत करने के बाद भी चीनी उतना ही रहेगा। यानी चीनी की मात्रा इतना है टोटल 10 लीटर में, तो 100 में कितना, ये परसेंटेज से 100 कैंसिल हो जाएगा। 6 दूना 12, 5 दूनी 10, 6 चौका 24/5, 24/5 का मतलब 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 4.8% होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 86 पढ़िएगा। छियासी में कह रहा है कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन, 5 लीटर बिलियन है जिसमें 40% क्या है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल की मात्रा इतना होगा, 5 का 40%। 1 लीटर पानी डाल दिए हैं, जब 1 लीटर पानी डालेंगे तो टोटल मिश्रण होगा कितना, 5 का 6,
यानी कि इतना अल्कोहल है टोटल 6 लीटर मिश्रण में, तो 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज बनाने के लिए, यही होगा अल्कोहल की मात्रा। परसेंटेज से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 20 दूना 40, 20 25 100/3 अर्थात 33 या 99 100, इतना परसेंटेज होगा अल्कोहल की मात्रा, जो ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। 87 पढ़िए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन लगभग है ये सब, और इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा, ये सब एग्जाम में बार बार इस तरह का क्वेश्चन रिपीट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 87। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। गौर कीजिएगा, यहाँ मिलाया जा रहा है क्या चीज, पानी। जो भी चीज हम मिलाएंगे उसी रूप में हम समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है, इसलिए हम पानी के रूप में समीकरण को सेट करते हैं। कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा। 9 ग्राम मिश्रण है, ठीक है, इसमें 50% अल्कोहल है। जब 50% अल्कोहल है तो शेष 50% क्या होगा, पानी। तो ये दर्शाता है क्या चीज, पानी की मात्रा। इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिए तो ये दर्शाता है टोटल पानी की मात्रा। ये क्या दर्शाता है, कुल पानी की मात्रा। ये दर्शाता है कुल पानी की मात्रा। गौर कीजिएगा, आगे फिर कहा है कि 9 ग्राम है टोटल मिश्रण, जब 1 लीटर मिलाएंगे तो टोटल मिश्रण होगा 9 + x। इसमें कहा कि 30% अल्कोहल हो जाए, यानी टोटल मिश्रण इतना है, इसमें 30% अल्कोहल है तो से 70% क्या होगा, पानी होगा। यानी कि ये भी टोटल पानी की मात्रा मिश्रण का और ये भी टोटल पानी की मात्रा मिश्रण का, दोनों होगा इक्वल पार्ट। हल कर लीजिए इसको, कैसे करेंगे देखिएगा। 9 का 50%, इस तरह का क्वेश्चन लगता है शायद रिपीट भी कर चुके हैं। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। चलिए इसको हल कर लीजिएगा। ये लगता है 82 नंबर का क्वेश्चन जिसे बनाए थे उसी प्रकार से ये भी बनेगा। इसको हल कर लीजिए, सिंपल है। 87 के बाद आते हैं 88 में। सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो। 50 ग्राम है मिश्र धातु, टोटल मिश्र धातु कितना है, 50 ग्राम, ठीक है। इसमें कहा है कि 80% सोना है। कितना है सोना, 80%। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, सोना मिला रहे हैं इसलिए हम सोना के रूप में समीकरण को सेट करते हैं। 50 का 80% क्या है, सोना है, यानी कि सोना की मात्रा इतना। इसमें मान लिया कि x ग्राम सोना और मिला दिए हैं तो टोटल सोना की मात्रा ये दर्शाता है, टोटल सोना की मात्रा इतना। 50 ग्राम है पहले और x ग्राम ये, तो टोटल मिश्रण होगा 50 + x। इसमें कहा 95% सोना है तो 95 इसमें गुना कर दीजिए, तो ये भी दर्शाता है टोटल सोना की मात्रा और ये भी दर्शाता है टोटल सोना की मात्रा, दोनों होगा इक्वल। समीकरण हल कर लेते हैं। 50 का 80/100, इधर आके घटेगा 95। 50 का 95/100 इक्वल टू 95/100। 50 दूनी 100, 2 से 40 बार में 50 दूनी 100, 40 दूना 80, 95 में से 80 घटेगा तो -15/2 बराबर, यानी -5x/100। इसको हल करने पे इतना आएगा, माइनस माइनस कटेगा 2 से 50 बार में, 5 × 50, x बराबर 15 × 150 ग्राम। कितना होगा, 150 ग्राम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। चलिए नोट करिए इसको।
अगला प्रश्न देखिएगा क्या करें। 95 सॉरी 95 नहीं 88 में हुआ था। हाँ 89 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलता है, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एक हम लोग पिछले क्लास में किए थे और वो प्रश्न संख्या 67 था। इसी तरह का क्वेश्चन 89 भी है। अगर वहां आप नहीं समझे हैं तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलता है। यानी कि ग्राहक को मालूम है कि मार्केट अगर हम जाएंगे इतना रुपया ले करके तो हमको इतना केजी सेब मिल जाएगा। लेकिन जब गया तो वहां ये पाया कि सेब का मूल्य घट गया। पहले जितना था उसमें मूल्य क्या हो गया, घट गया। तो जब घटा तो ग्राहक ने सोचा कि रुपया वापस लेकर के क्यों जाए, इसलिए 2 केजी सेब हम क्या करते हैं, अधिक ले लेते हैं। तो 2 केजी सेब अधिक ले लेता है वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि मूल्य कमी के कारण उसके पास रुपया बचा कितना। आखिर रुपया बचा है तब तो वो सेब 2 केजी अधिक खरीदा है। तो पहले हम ये सोचेंगे कि 2 केजी सेब जो खरीदा है अधिक, वो कितना रुपया बचाया था जिसकी वजह से 2 केजी सेब अधिक खरीदा है। तो आइए गौर करते हैं। टोटल 240 रुपया लेकर के वो मार्केट गया था, ठीक है। और इसमें 25% कम गया तो टोटल उसके पास रुपया बचा 240 का 25%, यानी उसके पास इतना रुपया बचा है। उसके पास इतना रुपया बचा है। इतना रुपया में 2 केजी सेब अधिक लेता है। यानी कि इतना रुपया बचा तो 2 केजी सेब अधिक लिया, यानी इतना रुपया में 2 केजी सेब मिलता है। तो 1 केजी सेब का दाम कितना, तो 1/2 से गुना कर दीजिए, यानी 1 केजी सेब का दाम मालूम होगा। तो 0 से 0 कटेगा, 2 पचे 10 पचे 25, 2 दूनी 4, 4 छक 24, कितना आ गया 6 रुपया प्रति केजी। कितना रुपया आ गया सेब का दाम, 6 रुपया प्रति केजी। यहां का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। और गलती से 6 पचे 30 न होगा, यहाँ पे 30 आएगा गुना करके, यानी घटा हुआ मूल्य कितना 30 रुपया प्रति केजी। ये क्या दर्शाता है, घटा हुआ मूल्य। एक बार फिर समझते हैं। तो 240 का 25% मतलब इतना, 25 चौका 100, 4 से कटेगा 60 बार में, यानी कि 60 रुपया। अर्थात 240 रुपया में से 25% जब दाम घटा तो उसके पास टोटल 60 रुपया बचा। कितना बचा, 60 रुपया। और 60 रुपया में 2 केजी सेब लेता है। 60 रुपया में कितना केजी सेब लेता है, 2 केजी। तो 1 केजी का दाम कितना होगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 केजी सेब का दाम कितना होगा, तो 30 रुपया होगा। यही होगा घटा हुआ मूल्य। इसमें कभी कभी मैं पूर्व मूल्य पूछता है, यानी कि पहले कितना दाम था, पूर्व मूल्य क्या था। तो पूर्व मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत में दाम कितना था, तो 25% के होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, यानी 100 ऊपर 75 नीचा कर देंगे। 3 25 से 4 25 से 3 दहें 30, यानी 10 चौका 40 रुपया प्रति केजी। पहले दाम था 40 रुपया प्रति केजी, जब मूल्य घट गया तब कितना हो गया, 30 रुपया प्रति केजी। चलिए लिखिए इसको, कोई डाउट नहीं समझने में होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन और भी हमें मिलेगा आगे। लाभ हानि में भी इस तरह का प्रश्न आपको मिल सकता है। यहाँ भी दे दिया है, तो यहाँ भी हम लोग सीख चुके हैं। चलिए आगे हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 90 नंबर का। 90 नंबर का भी जस्ट इसी तर्ज पे आधारित क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहता है। यदि मिटाने वाले रबरों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबर अधिक खरीद सकता है। 1 रुपया में प्राप्त रबरों की संख्या कितनी है। देखिएगा प्रश्न के लैंग्वेज पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न और 89 नंबर का क्वेश्चन, दोनों के सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस क्या है, गौर करते हैं जरा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि मिटाने वाले रबर के भाव में 25% कमी हो जाए,
कमी किया गया नहीं है। अगर हो जाता तो क्या करता कि 2 रुपया में 1 रुपया में 2 रबर अधिक खरीद सकता था, लेकिन ये घटना हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा अनुमान लगा दिया गया है कि 25% कम अगर हो जाए तो 1 रुपया में 2 रबर अधिक खरीद सकता है। खरीदा नहीं है, खरीद सकता है। प्रश्न में ऐसा भी कहता है खरीद लिया है, खरीद सकता है, खरीद लिया है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे अंत में फिर ये पूछा कि 1 रुपया में प्राप्त रबरों की संख्या कितना है। 1 रुपया में प्राप्त रबरों की संख्या कितना है, यानी कि पूर्व मूल्य हमें पूछ रहा है। तो गौर करते हैं कैसे हल होगा। 1 रुपया में 2 रबर और अधिक खरीदता है, इसका मतलब 1 रुपया लेकर के जब गया वो, तो इसमें 25% दाम घटा तो जब था, तो 1 रुपया में 25% कमी के कारण कितना रुपया उसके पास बचा, तो बचा कितना, तो 1 का 25% यानी इतना रुपया उसके पास बच गया। ये दर्शाता है बचा हुआ रुपया। इसी रुपया में 2 रबर अधिक खरीदता है, यानी कि इतना रुपया में 2 रबर मिलता है, तो 1 रबर का मूल्य कितना होगा, तो 1/2 से गुना कर दीजिए। तो 1 रबर का मूल्य ये दर्शाता है घटा हुआ। 1 रबर का मूल्य इतना है, ठीक है, 1 रबर का मूल्य ये दर्शाता है। आगे फिर कहा 1 रुपया में प्राप्त रबरों की संख्या कितना है, तो 1 रुपया में प्राप्त रबरों की संख्या हमें निकालना है। तो यानी कि पहले कितना था ये हमें निकालना है। 25% दाम घट गया, तो घटा तो पूर्ण मूल्य जब हमें निकालना है तो उल्टा गुना करना पड़ता है। 25% होल वैल्यू उल्टा गुना करेंगे। 25 दिया 75, 100 से 100 कटेगा, यानी 1/6, 1/6 अर्थात क्या, 1 रुपया में 6 गो रबर मिलेगा। 1 रुपया में कितना मिलेगा, 6 रबर। 1 रुपया में 6 रबर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए लिखिए इसको। कोई डाउट समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए 89 के बाद 90 के बाद आते हैं 91 में। इस तरह के प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सोचेंगे और इसी प्रकार से इसको हल भी करेंगे। काफी शॉर्टकट तरीका है ये। आगे फिर कहा है, गौर कीजिएगा कि 90 नंबर का तरह ही 91 उसी प्रकार से बनेगा। किसी वस्तु के मूल्य में 33.13% कमी होने पर 1 रुपया में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, यानी कि पूर्व मूल्य हमें पूछ रहा है, पहले कितना था। तो सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि बचता है उसके पास कितना रुपया। 1 रुपया है टोटल उसके पास, ठीक है, और 33.1/3% कमी होता है। तो 33 या 99 1 100, यानी 100/3 इतना रुपया उसके पास बचता है। इतना रुपया उसके पास बचता है। इतना रुपया जब बचता है तो 4 वस्तु अधिक खरीदता है, तो एक वस्तु का दाम कितना, तो 1/4। ये दर्शाता है घटा हुआ मूल्य। ये क्या दर्शाता है, तो रबर का घटा हुआ मूल्य। लेकिन हमें कह रहा है कि घटने से पहले मूल्य कितना था। घटने से पहले हमें निकालना है, यानी पूर्व मूल्य निकालना है। तो पूर्व मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, उल्टा गुना करते हैं। यानी पहले कितना था तो उल्टा गुना कीजिए। किसका, 33.1/3% का। 33.1/3% का होल वैल्यू निकाल लेते हैं। परसेंटेज के बदले नीचा में 100 से 100 कटेगा, यानी 1/3। कमी कहाँ है तो घटा दीजिए, नीचे वाला ऊपर वाला में से घटा दीजिए। 3 में से घटेगा 2/3, यानी कि कमी के बाद यानी कि 2/3 होगा, तो उल्टा कर देंगे तो 3 ऊपर 2 नीचे से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यही दर्शाता है पूर्व मूल्य। क्या दर्शाता है, पूर्व मूल्य। चलिए इसको हल करते। 3 से 3 कटेगा। परसेंटेज के बदले अगर हम बट्टा में 100 देते हैं तो 100 से 100 भी कट जाएगा, यानी कि ऊपर में बचेगा 1, नीचे में बटेगा 4 दूनी 8, यानी 1 रुपया में 8 रबर। 1 रुपया में कितना मिलेगा, तो 8 गो। ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई डाउट समझने में, कोई डाउट नहीं। अगर डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। आते हैं 92 नंबर का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न पढ़िए आप लोग पहले, उसके बाद बनाइए। अगर नहीं बनता है तब सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए।
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। पास होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है? देखिए, पास होने के लिए 35% अंक, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 35%। यह दर्शाता है पास मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज में। लेकिन एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलता है। कितना अंक मिलता है? 40 अंक मिलता है। 30 अंक से वो फेल हो जाता है। 40 अंक मिला, 30 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 30 नंबर और आता तो वो पास हो जाता। यानी कि 40 प्लस 30, 40 नंबर आया, 30 नंबर और आता तो पास हो जाता। यानी कि टोटल 70 नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए। परसेंटेज में 35% चाहिए पास होने के लिए, संख्या में 70 नंबर चाहिए टोटल पास होने के लिए। चेंज इन परसेंट, चेंज इन अमाउंट बताए हुए थे। चेंज इन परसेंट, चेंज इन अमाउंट, तो ये चेंज बराबर चेंज का रूल से हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ दर्शाएगा 100% टोटल मार्क्स 70/35 गुने 100। 35 दूना 70 यानी कि 2 एकम 2 यानी कि 200 नंबर। परीक्षा का टोटल अंक कितना है? तो 200 का है। कोई डाउट नहीं समझने में? इस तरह का प्रश्न हम आपको एग्जाम्पल में भी दे करके बताए थे जब थ्योरी का क्लास कर रहे थे। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। 93। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक के लिए 40% अंक चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? 40 अंक चाहिए, 40%। एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से फेल हो जाता है। 185 अंक लाता है और 15 अंक से फेल हो जाता है। अगर 15 अंक आता तो वो पास हो जाता है। यानी ये दर्शाता है टोटल पास नंबर। ये क्या दर्शाता है? टोटल पास नंबर। लेकिन पास होने के लिए चाहिए कितना? 40%। परसेंटेज में 40% चाहिए पास होने के लिए, संख्या में इतना नंबर चाहिए पास होने के लिए। चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट, चेंज बराबर चेंज के रूल से हम लोग हल करेंगे। 100% दर्शाएगा टोटल मार्क्स। 185 प्लस 15 यानी कि 200। 40% नीचे में आएगा तो 40 गुने 100। 40 25 100, 5 एकम 500 यानी कि टोटल मार्क्स कितना है? तो 500 का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। 94 पढ़िए क्या कहता है। काफी इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे इस तरह से क्लियर हो जाएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार जब देखिएगा, बनाइएगा इसको, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। 94 में क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया और वो 117 अंकों से फेल हो गया। लड़का क्या करता है कि 483 अंक लाता है। कितना अंक लाता है? 483 अंक लाता है, लेकिन 117 नंबर से वो फेल हो जाता है। अगर वो उसको 117 नंबर और आ जाता तो टोटल पास हो जाता। 483 नंबर उसको आया है, 117 नंबर और आ जाता तो वो पास हो जाता। ये क्या दर्शाता है? पास नंबर। प्रश्न में कहा था कि लड़का के लिए पास नंबर चाहिए 40%। लड़का के लिए पास मार्क्स कितना चाहिए? 40%। ये भी दर्शाता है पास नंबर और ये भी दर्शाता है पास नंबर। यानी चेंज बराबर चेंज के रूल से हम जान लेते हैं कि टोटल परीक्षा का पूर्णांक कितना है। 100% दर्शाता है टोटल। तो ये होगा कितना? 7 3 10 के 0, बाकी 1 8 1 9 1 10 के 0, बाकी 1 4 1 5 1 600। ये 40% बट्टा में आएगा। 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे 15 चौका 60, 15 ये हो गया कितना? 1500। यानी परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना है? तो 1500 का है। इसमें कहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, यानी कि लड़की के लिए कम से कम पास होने का मार्क्स कितना चाहिए। तो प्रश्न में ही कहा दिया कि जितना टोटल मार्क्स है उसमें 35% लड़की के लिए चाहिए। तो 35/100 यानी लड़की का पास मार्क्स 35% है, यानी टोटल पूर्णांक जितना है उसका 35%। 15 25 75 5, बाकी 7 15 45 7 52, 525 नंबर। यानी लड़की के लिए पास अंक कितना चाहिए? तो 525।
मिला लीजिए 94 का आंसर। चलिए ठीक है, लड़की के लिए 5 नंबर कितना चाहिए, तो 525। कोई डाउट समझने में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 95 के बाद ये 94 था ना, हाँ 94 था, नंबर की गलती हो चुका है, यहाँ पे ठीक कर लीजिए। ये है 94, आगे हम लेते हैं 95। चलिए पढ़िए 95 में। क्या कर रहे हैं 95 में? किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करता है। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितना है? गौर कीजिएगा, ए और बी, ए लाता है 60% और बी लाता है 30%। दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल ए और बी मिला करके हो गया 60 30 90%। ए और बी मिला करके टोटल कितना हो गया? 90%। लेकिन ए और बी मिला करके टोटल है कितना? 783। टोटल है कितना? 783। चेंज इन परसेंट, चेंज इन अमाउंट, अर्थात ए और बी मिलाकर के टोटल परसेंटेज अंक 90%, लेकिन ए और बी मिलाकर के टोटल अंक संख्या में कितना है? 783। चेंज बराबर चेंज, यानी कि ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, लेकिन ये प्रतिशत में है, लेकिन ये संख्या में। यहाँ से 100% निकाल लेते हैं, टोटल मार्क्स दर्शाएगा 783 बटा 90 गुना 100। इधर आके 0 से 0 कट जाएगा, 9 72 से बचेगा 6 9 63। 870 नंबर होगा टोटल परीक्षा का पूर्णांक। ऑप्शन नंबर बी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 96। 96 में कहता है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षा सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हो तो कुल कितने विद्यार्थी ने आवेदन किया? पांच % अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गया। 5% विद्यार्थी जब अयोग्य हो गया तो शेष बचा कितना? 95%। यानी ये 95% दर्शाता है योग्य। क्या दर्शाता है? योग्य। ठीक है, आगे कहा है योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग का। जितना योग्य है उसमें से 85% सामान्य वर्ग का, यानी कि जनरल कैटेगरी का, तो शेष 15% होगा। ये शेष 15% क्या दर्शाएगा? शेष दर्शाएगा अन्य वर्ग। 85% जनरल कैटेगरी का, तो शेष 15% अन्य कैटेगरी का होगा, तो ये दर्शाता है अन्य वर्ग। क्या दर्शाता है? अन्य वर्ग। ठीक है, टोटल योग का इतना % अन्य वर्ग दर्शाता है, यानी कि टोटल अन्य वर्ग का इतना भाग ये है। आगे फिर कहा है 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हो, ये भी दर्शाता है टोटल योग्य विद्यार्थी, और यहाँ दिया हुआ है कि 4275 है टोटल योग, ये भी दर्शाता है योग्य विद्यार्थी अन्य वर्ग से, और ये भी दर्शाता है योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से। हल कर लेते हैं। कटेगा 19 25 95, 19 दूना 38, 38 से बचेगा 4, 19 दूना 38 से बचेगा 9, 19 25 95, 15 से कटेगा 15 बार में, तो यहाँ से निकल गया क्या चीज? 5 से फिर कटेगा, 5 दिया 15, 100 गुने 100, 1 2 3 4 0 और गुने 3, अर्थात 3 पर 1 2 3 4 0, इतना अभ्यर्थी होना चाहिए। टोटल 30,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। चलते हैं 97 करते हैं। एक परीक्षार्थी
30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? 97 नंबर का प्रश्न है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना चाहिए? हम मान लेते हैं कि परीक्षा का टोटल पूर्णांक है x अंक। कितना है? x। इसमें से 30% अंक प्राप्त करता है, तो x का 30% अंक प्राप्त किया, इतना होगा। इतना अंक प्राप्त किया, 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसको 5 अंक आ जाता तो वो पास हो जाता। ये दर्शाता है पास नंबर। ये क्या दर्शाता है? टोटल पास। x का 30% नंबर उसके पास है, 5 नंबर से फेल हो गया, अगर उसको 5 नंबर और आ जाता तो वो पास हो जाता। ये दर्शाता है टोटल पास नंबर। आगे फिर कहा एक अन्य अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त करता है, यानी कि जितना परीक्षा का पूर्णांक है उसका 40% अंक प्राप्त किया, और लेकिन क्या है कि यहाँ पे जितना पास होना चाहिए उससे 10 अंक अधिक ले आया। पास अंक जितना चाहिए उससे 10 अंक अधिक अंक लाया, यानी कि टोटल इतना नंबर लाया। इसमें से 10 नंबर घटा दीजिएगा तो पास नंबर दर्शाएगा। ये भी दर्शाता है पास नंबर और ये भी दर्शाता है पास नंबर, दोनों होगा इक्वल। हल कर लीजिए। यहां से x वाला पार्ट इधर आएगा, 30x/100 माइनस 40x/100 इक्वल, इधर कितना होगा? -10 -5। ये हो गया कितना? माइनस 10x/100 और इधर हो गया -15। x बराबर 15 × 100। ये दर्शाता है परीक्षा का टोटल पूर्णांक 150। परीक्षा का कुल पूर्णांक 150। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है? 150 नंबर का 30% एक अभ्यर्थी लाता है, यानी कि इतना होगा। ये दर्शाता है कि एक अभ्यर्थी जितना टोटल पूर्णांक है उसका 30% लाया, तो इतना लाया, लेकिन वो 5 अंकों से फेल हो जाता था, लेकिन 5 अंक आता तो वो पास हो जाता। ये दर्शाता है पास नंबर। तो पास होने के लिए टोटल मार्क्स इतना चाहिए, तो इतना। 2 0 से 2 0 कट गया, 15 × 45 और 5 50, यानी कि टोटल नंबर जो पास होने के लिए चाहिए था वो टोटल कितना है? तो 50 नंबर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। चलिए नोट करिए इसको। इसके बाद आते हैं हम लोग 98 करते हैं। अगर इसको हम शॉर्टकट करना चाहें, इसको शॉर्ट में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? चलिए इसको शॉर्ट में भी देख लेते हैं जरा। ये था बेसिक मेथड। इसको हम शॉर्ट में अगर बनाना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, जितना पास नंबर से कम लाया उसको और जितना पास नंबर से अधिक लाया उसको, दोनों को जोड़ दीजिए। जितना अंकों से फेल होता है या जितना अंकों से पास होने से ज्यादा नंबर लाता है, दोनों को जोड़ देंगे। ऊपर में लिखेंगे, नीचे में दोनों विद्यार्थी के परसेंटेज का योग लिखेंगे। एगो 30%, एगो 40%, तो टोटल हो गया 70% गुना 100। ये दर्शाता है टोटल पूर्णांक। ये क्या दर्शाएगा? टोटल 10 5 15/70 गुना 100। दोनों का अंतर लिखना है, 40 और 30 का अंतर लिखना है। यहाँ पे 10 अंतर लिखना है यहाँ पे नीचे में। तो 150 नंबर होगा टोटल। अब इसको हल कर लीजिएगा। आगे पूर्णांक के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए कितना चाहिए? तो 150 का 30% आप +5 कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन और भी आगे मिलेगा, तो वह भी हम आपको बताएंगे। 98 नंबर का भी क्वेश्चन जस्ट इसी प्रकार से बनेगा। 98 बना लीजिएगा। 99 9 भी आपसे बनेगा, बना लीजिए इसको। 100 नंबर का क्या कहते हैं, गौर कीजिए। आज का अंतिम प्रश्न हम लोग करते हैं 100 नंबर। ये 2 क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, आप इसको हल कीजिए।
चलिए आज का अंतिम प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न संख्या 100। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिला। चौथे विषय में उसने कितने अंक मिले हैं? मान लेते हैं कि प्रत्येक विषय 100-100 नंबर का है। कितना का है? 100-100 नंबर का। तो 81 नंबर लाया, 66 नंबर लाया और 61 नंबर लाया। ठीक है, 4 विषय है तो टोटल 400 नंबर का होगा। कितना का होगा? 400 का। तो 400 का 70% इतना होगा, यानी कि दर्शाता है चारों विषय का टोटल नंबर। चारों विषय के कुल नंबर में से 3 विषय का नंबर घटा दीजिए तो 1 विषय का नंबर बचेगा। 2 0 2 0 कटेगा, 7 चौका 28, 6 7 1 8, 8 6 14 6 20। तो ये हो गया कितना? 72 नंबर। तो कुल यहाँ पे पूछ रहा है कि चौथे विषय में से कितने अंक मिला है, तो 72 नंबर अर्थात 72%। क्योंकि हमने सभी विषय को माने थे कि 100-100 नंबर का है, तो 72% हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या आज 100 तक क्लियर कर लिए हैं, 80 से लेकर के 100 तक। आगे के वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 101 से लेकर के आगे करेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, इसको एक बार फिर से बनाने का कोशिश कीजिए। जहां डाउट हो वीडियो को फिर से दोबारा समझिए और दोबारा बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार 2 बार जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा। एक बार 2 बार बनाइए, अच्छी तरह से आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।